नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस का 16 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट के दोनों शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? सभी को पता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो चलो का नारा दिए थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। आर्य समाज का मुख्यालय बाद में 1877 में लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्र यात्रा उत्सव जिसमें मुखौटा नृत्य शामिल मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है? सिक्किम में किया जाता है। इंद्र यात्रा जिसे येन भी कहा जाता है, यह सिक्किम में नेवा समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है। यह अच्छी बारिश और फसल के लिए भगवान इंद्र की शोभा यात्रा को समर्पित है। इस उत्सव में लाखे यानी राक्षस नृत्य और महाकाली प्याखन जैसे विशेष मुखौटे नृत्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इत्मादुल्ला के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग, जिन्हें इत्मादुद्दौला की उपाधि मिला था, के मकबरे के निर्माण 1622 से 1628 के बीच करवाया था। यह पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ पहले मुगल इमारत है, जिसमें पिएटा डोरा नामक जराऊ तकनीक का प्रयोग किया गया था। यह मकबरा आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। थिरुवथरिकली नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? केरल की महिलाओं द्वारा किया जाता है। बात करें थिरुवथिरकली, जिसे कैकोटिकली के नाम से भी जाना जाता है, यह केरल का एक प्रसिद्ध समूह नृत्य है। यह महिलाओं द्वारा भगवान शिव से वैवाहिक सुख का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से ओणम और थिरुवथिरा त्यौहार के दौरान एक जलते हुए दीपक के चारों ओर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भगवान कृष्ण के सम्मान में पारंपरिक चीखल कालो किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। बात करें, चीखल कालो एक कीचड़ उत्सव है जो गोवा के मार्शल गांव में देवकी कृष्ण मंदिर में मनाया जाता है। भक्त भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को याद करने के लिए कीचड़ में पारंपरिक खेल खेलते और नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र औद्योगिकरण था। बात करें, दूसरी पंचवर्षीय योजना देश के औद्योगिक आधार को बनाने के लिए भारी उद्योग जैसे इस्पात, बिजली और मशीनरी को प्राथमिकता देता था। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इस योजना में 4.5% का वृद्धि लक्ष्य रखा गया था और वास्तविक वृद्धि 4.27% था, जिसे यह मध्यम रूप से सफल रहा है। इस योजना के दौरान भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और राउरकेला उड़ीसा 3 प्रमुख इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक में है। हम्पी कर्नाटक के विजयनगर जिला में स्थित है। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था और तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक 2 भाई ने किया था। हम्पी का प्रसिद्ध स्टोन चेरियट पत्थर का रथ नए 50 रुपये के नोट पर भी अंकित है। एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें एक व्यक्ति के पास निरंकुश शक्ति होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे निरंकुश सत्ता यानी ऑटोक्रेसी कहा जाता है। ये जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न था, ठीक है। यानी एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें एक व्यक्ति के पास निरंकुश शक्ति होता है, उसे ऑटोक्रेसी हो जाती है। एक ही तंत्र जो होता है, यानी सब शासन जो एक ही व्यक्ति के पास होता है, उसे एक तंत्र या ऑटोक्रेसी कहा जाता है। बात करें, यहाँ सभी इंग्लिश का जो है हिंदी में ट्रांसलेशन हो गया, उसको इग्नोर कर दीजिएगा और ध्यान से इंग्लिश में सुन लीजिएगा। प्लूटोक्रेसी की बात करें, यानी धनिक तंत्र अमीरों द्वारा शासन को प्लूटोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र जो है लोगों द्वारा शासन होता है। एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन तंत्र के द्वारा शासन होता है। थियोक्रेसी में धर्म तंत्र धार्मिक नेताओं द्वारा शासन किया जाता है। टिल द काउज कम होम मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ पूछा गया था, यानी ईडियम पूछा गया था। तो टिल द काउज होम की बात करें तो बहुत लंबे समय तक, ना फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम करेक्ट हो जाएगा। बात करें, यह ईडियम मुख्य रूप से यह मुहावरा जो है, गाय अक्सर दिन भर खेतों में चरती और देर शाम में या अगली सुबह लौट आती है, इसलिए उनका इंतजार करना एक लंबे इंतजार का प्रतीक बन गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का ही प्रश्न है, फ्लेबर गेस्टेड का सही वर्तनी पूछा गया, तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा? FLABBERGASTD, फ्लेबर गेस्टेड का सही वर्तनी हो जाएगा। इसका अर्थ हक्का बक्का रह जाना या दंग रह जाना होता है। इसके समानार्थी की बात करें तो एस्टोनिश्ड हो जाएगा। इसके अलावा डम्बफाउंडेड और थंडरस्ट्रक, ये सभी आश्चर्यचंभित, ये सभी या दंग रह जाना, अचंभित रह जाना, इसी सभी का समानार्थी हो जाएगा। एनवाय का समानार्थी यानी सिनोनिम पूछा गया था, तो एनवाय का इरिटेट हो जाएगा। एनवाय का अर्थ किसी को क्रोधित करना या परेशान करना होता है। इरिटेट का अर्थ भी किसी को नाराज या नाराज करना होता है। गैप शब्द का एंटोनिम पूछा गया था, गैप का क्या हो जाएगा? कंटिन्यूटी हो जाएगा। गैप का अर्थ किसी चीज़ में विराम या स्थान या रुकावट होता है, जबकि कंटिन्यूटी का अर्थ किसी चीज़ का अटूट या सुसंगत अस्तित्व या संचालन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई मंत्र और वशीकरण से संबंधित है? अथर्ववेद संबंधित है। बात करें अथर्ववेद को जादुई मंत्र का वेद कहा जाता है। अन्य तीन वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के विपरीत जो देवताओं के स्तुति और यज्ञों पर केंद्रित है। अथर्ववेद में बीमारी के इलाज, बुरी आत्मा से रक्षा और दैनिक जीवन के समस्याओं के लिए मंत्र और टोटके शामिल है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसमें भजन और प्रार्थनाओं का संग्रह है। 10 मंडल और 1028 सूक्त है। सामवेद में संगीत मंत्रों और धुनों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्म कांड के नियम हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कावेरी डेल्टा में सत्ता रखने वाले मुतरैयर किस राजवंश के सामंत थे? कांचीपुरम के पल्लव थे। मुतरैयर कांचीपुरम के पल्लव राजाओं का अधीन सामंत थे और कावेरी डेल्टा क्षेत्र में इनका शासन था। 9वीं शताब्दी के मध्य में विजयालय चोल ने मुतरैयर को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा कर लिया था। पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है मेघनाद देसाई है, जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, जबकि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक मेघनाद देसाई हो जाएगा। यह पुस्तक 2009 में प्रकाशित हुआ था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। रीडिस्कवरिंग इंडिया धर्मपाल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। बात करिए स्थल गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है। इसे 2004 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था। इसमें पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित कालिका माता मंदिर और पहाड़ी के तल पर जमी मस्जिद शामिल है। खुरदुरी अंतःप्रद्रव जालिका की सतह पर क्या लगा होता है? राइबोसोम लगा होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग कहा जाता है। जिन कोशिकाओं को अधिक प्रोटीन बनाना होता है उसमें खुरदुरी अंतःप्रद्रव जालिका की मात्रा अधिक होता है। भारत की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति को मुख्य श्रमिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह वर्ष में कम से कम कितने दिन कार्य करता है? 183 दिन यानी 6 महीने काम करता है। भारत में कार्यबल को 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य श्रमिक यानी मेन वर्कर और सीमांत श्रमिक यानी मार्जिनल वर्कर। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो वर्ष में कम से कम 183 दिन यानी 6 महीने कार्य करता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो वर्ष में 183 दिन या से कम कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बड़े होल में दीवारों से बार बार परावर्तन कर ध्वनि का बने रहना क्या कहलाता है? उसे अनुरणन यानी कि रिवर्बरेशन कहा जाता है। जब ध्वनि तरंग दीवार, छत और फर्श से बार बार परावर्तित होता है तो वे एक दूसरे से मिल जाता है, जिससे ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद भी कुछ देर तक सुनाई देता रहता है। इसे अनुरणन कहा जाता है। यानी प्रतिध्वनि ई को सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का अंतर होना चाहिए, जबकि अनुरणन में यह अंतर इससे कम होता है। व्यापार संतुलन का सही अर्थ क्या होता है? किसी देश के वस्तु के निर्यात के कुल मूल्य और वस्तु के आयात के कुल मूल्य के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन का सही अर्थ हो जाएगा। बात करें व्यापार अधिशेष जब निर्यात आयात से अधिक होता है। व्यापार घाटा जब आयात निर्यात से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रख्यात शास्त्रीय गायिका विदुषी श्रुति सडोलीकर किस घराने से संबंधित है? जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। वह गुरु शिष्य परंपरा की थी और उन्होंने अपने पिता पंडित वामन राव सडोलीकर से प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो घराना के संस्थापक उस्ताद अलाउद्दीन खान के सीधे शिष्य थे।
उनकी गायन शैली जयपुर अतरौली के मुख्य सार, विस्तृत तान पैटर्न और दुर्लभ व जटिल रागों पर ध्यान केंद्रित करता है। उन्होंने लखनऊ में भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य किया है और संगीत तुलसीदास जैसे प्रारंभिक रूपों को पुनर्जीवित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेज जैसे CO2 की क्षमता बढ़ने का प्राथमिक कारण क्या है? वैश्विक तापमान में वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग है। बात करें ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी पर द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को रोक लेता है और उसे अंतरिक्ष में जाने से बचाता है। इसे ऊष्मा का जमा होने से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग या तापमान बढ़ना कहा जाता है। मेगा स्थिनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 6 समिति द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते हैं? 5 होते हैं। बात करें नगर प्रशासन 30 सदस्यों के एक आयोग द्वारा चलाया जाता था, जो 6 मंडल समिति में विभाजित था। प्रत्येक मंडल में 5 सदस्य होते थे। फोर्ट विलियम कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 के में 73 में एक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में किया गया था। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ब्रिटिश नागरिकों के लिए सर्वोच्च न्यायालय था। चोल शासक विजयालय ने 9वीं शताब्दी के मध्य में कावेरी डेल्टा पर किससे कब्जा किया था? मुतरैयार से किया था। बात करें, यह प्रश्न पहले भी पूछा गया था और यह दर्शाता है कि मुतरैयार और चोल शासकों के बीच संघर्ष का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना था। अचीव का सही वर्तनी क्या हो जाएगा? यानी स्पेलिंग एरर से प्रश्न था, तो ACHIEVE करेक्ट हो जाएगा अचीव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कर जो स्वीकार करने या सत्य अस्तित्व को मानने का अर्थ बताता है, उसे एक्नॉलेज कहा जाता है। इसका वर्तनी ACKNOWLEDGE करेक्ट हो जाएगा। 1565 में आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? गढ़कंठका यानी गोंडवाना पर आक्रमण किया था। बात कर, इस राज्य की रक्षा रानी दुर्गावती कर रही थी, जिन्होंने मुगलों का बहादुरी से सामना किया लेकिन अंततः पराजित हो गई। पुस्तक एवरीथिंग द लाइट टचेस के लेखक कौन है? जेनियस पारथ है। बात करें, यह पुस्तक 2022 में प्रकाशित हुआ था। लेखिका जेनियस पारथ मेघालय के शिलोंग से ताल्लुक रखती है। इस पुस्तक को 2023 में ऑथर अवार्ड ऑफ फिक्शन से सम्मानित किया गया था। चौहरा लोक नृत्य मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश किस जिला से संबंधित है? शिमला से संबंधित है। चौहरा लोक नृत्य शिमला जिले के चौहरा घाटी और रोहडू के पास से उत्पन्न हुआ है। इसे नाट्य का ही एक रूप माना जाता है, जो हिमाचल प्रदेश का ही एक अन्य प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें नर्तक एक श्रृंखला बनाकर धीरे धीरे नृत्य करते हैं और यह क्षेत्र के महत्वपूर्ण शुभ अवसर, मेलों और त्योहारों के दौरान मुख्य रूप से आकर्षण का त्योहार है। गेट ऑन का एंटोनिम क्या हो जाए? यानी विलोम शब्द गेट ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक पेड़ के पत्ते में एक छोटा छिद्र जिसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन होता है, क्या कहलाता है? यह एक आरेख पर आधारित प्रश्न था जिसमें छिद्र को इंगित किया गया था। इसे एस्टोमेल पोर यानी रंध्र छिद्र कहा जाता है। यह छिद्र का खुलना और बंद होना गुर्दे के आकार के द्वारा कोशिकाओं यानी गार्ड सेल द्वारा नियंत्रित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीरवाद का उदाहरण है? एरोफोन हो जाएगा। नाट्य शास्त्र के आधार पर वाद्य यंत्रों को 4 मुख्य श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सुशीरवाद में एरोफोन, जिसमें हवा फूंक कर ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। उदाहरण के तौर पर शहनाई, हारमोनियम और शंख होता है। तत्ववाद की बात करें, तार वाले वाद्य यंत्र जिसमें कंपन से ध्वनि निकलता है। उदाहरण सितार, वीणा और सरोद होता है। अवनुद्धवाद की बात करें, चमड़े से ढके हुए तालवाद, जिसे उदाहरण तबला, ढोलक, मृदंग हो जाएगा। धनवाद की बात करें, ठोस वाद्य जो चोट मारने पर बजता है। उदाहरण मंजीरा, घुंघरू, घटम होता है। बर्निंग का समानार्थी पूछा गया, यानी सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्लेजिंग हो जाएगा। बात करें, ब्लेजिंग एक ऐसी आग का वर्णन करता है जो चमकीली और शक्तिशाली रूप से जल रहा है। यह दिए गए विकल्प में सबसे करीबी समानार्थी है, क्योंकि दोनों शब्द तीव्र गर्मी या दहन का वर्णन करता है। इसका विलोम की बात करें तो फ्लेजिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? गेहूं नहीं होगा। बात करें, रोपण फसल यानी प्लांटेशन क्रॉप्स वे फसल होता है जो बड़े पैमाने पर नकदी के लिए उगाया जाता है, जैसे चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला, नारियल शामिल होता है। गेहूं एक खाद्यान्न फसल है, न कि रोपण फसल है।
अब चलिए 16 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, चौपटी लोक नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है चौपटी लोक नृत्य। बात करिए, यह नृत्य अक्सर चपेली के संदर्भ में देखा जाता है और यह उत्तराखंड के हुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह प्रेम और श्रृंगार का प्रतीक, जिसमें महिला नर्तकी हाथ में दर्पण और रंगीन रुमाल रखती है, जिसका विषय कोर्टशिप में रोमांस और प्रकृति है। 1948 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने भारतीय उद्योग को कितनी व्यापक श्रेणी में विभाजित किया था? 4 श्रेणी में विभाजित किया था। बात करें, 1948 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने उद्योग का 4 स्तरीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के नींव रखा था। ये श्रेणी जान लेते हैं। रणनीतिक उद्योग जैसे सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें हथियार और गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा, रेलवे शामिल थे। प्रमुख बुनियादी उद्योग की बात करें तो जैसे कोयला, लोहा, इस्पात, विनिर्माण, ये सभी शामिल थे। महत्वपूर्ण उद्योग में जिसमें नियंत्रित निजी क्षेत्र आता था और अन्य उद्योग हो जाएगा। किस प्रमुख तकनीक कंपनी ने म्यूज की शुरुआत किया, जो एक जनरेटिव एआई मॉडल जिसे वीडियो गेम प्ले और विजुअल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिजाइन किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने निंजा थ्योरी के सहयोग से म्यूज पेश किया है। यह एक जनरेटिव एआई मॉडल है जो वीडियो गेम्स के दृश्य और गेम प्ले को उत्पन्न करने में सक्षम है। बच्चों में वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? बौनापन होता है। बात करें, बचपन पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण बौनापन होता है, जिससे शारीरिक विकास रुक जाता है। अन्य संबंधित तथ्य की बात करें, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। थायरोक्सिन की कमी से घेंघा रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो मिट्टी के द्वारा पौधों को प्रदान किया जाता है? आयरन यानी कि लोहा हो जाएगा। आयरन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होता है, जबकि नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर जैसे तत्व वृहद पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होता है। पोषक तत्वों की श्रेणी की बात करें, प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। द्वितीयक में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन हो जाएगा। एब्सर्ड का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? एब्सर्ड का जो है इरेशनल ये हो जाएगा, यानी सिनोनिम पूछा गया, यानी अतार्किक हो जाएगा। बात करें, एब्सर्ड शब्द का अर्थ है कुछ ऐसा जो व्यापक रूप से अनुचित या अतार्किक और अनुपयुक्त हो। इरेशनल का अर्थ भी कुछ ऐसा ही है जो तार्किक या उचित न हो। डिसोनेंट का सही वर्तनी क्या हो जाएगा? DISSONANT करेक्ट हो जाएगा। डिसोनेंट का अर्थ विस्वरा या असंगति का होता है। 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किसकी सिफारिश पर भारत में लाया गया था? लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पर लाया गया था। यह अधिनियम 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा दिए गए भारतीय शिक्षा पर मिनट पर आधारित था, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा स्वीकार और पारित किया गया था। इसका उद्देश्य अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी विज्ञान और साहित्य को बढ़ावा देना था। कार्य का इकाई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य ऊर्जा का इकाई मात्रक जूल होता है। यह 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। अन्य मात्रक की बात करें, न्यूटन यानी बल का इकाई मात्रक होता है। वाट शक्ति का इकाई मात्रक होता है। पास्कल दाब का इकाई मात्रक होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष 2 ट्रिलियन GDP का आंकड़ा पार किया था? 2014 में पार किया था। भारत ने पहला 1 ट्रिलियन GDP का आंकड़ा 2007 में यानी स्वतंत्रता का 60 साल बाद पार किया था और 3 ट्रिलियन का आंकड़ा 2022 में पार किया। वर्तमान में भारत की GDP लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर है। द विलेज 1939 उपन्यास के लेखक का नाम क्या था? मूलक राज आनंद हो जाएगा। द विलेज आनंद की प्रसिद्ध लालू त्रयी का पहला भाग है। कहानी पंजाब के किसान लालू सिंह के इर्द गिर्द घूमता है। अन्य लेखक पुस्तक की बात करें, RK नारायण द्वारा मालगुडी डेज और द गाइड लिखा गया है। राजा राव के द्वारा कंथपूरा लिखा गया है और रस्किन बॉन्ड द्वारा द ब्लू अम्ब्रेला लिखा गया है। प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ये मगहई नदी यानी मसाई नदी के तट पर है। निर्माण इतिहास की बात करें, इसका निर्माण 15वीं शताब्दी यानी 1439 में जैन व्यापारी शेरधाना शाह द्वारा करवाया गया था। मेवाड़ के शासक राणा कुम्भा ने इसके लिए भूमि दान किया था और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम रणकपुर पड़ा है।
शिल्पकार, इसके मुख्य शिल्पकार देपा थे। विशेषता, यह मंदिर 1444 संगमरमर के खंभों पर टिका हुआ है, जिसमें से कोई भी दो खंभे एक जैसे नहीं है। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ यानी ऋषभ देव के समर्पित है। इसे चौमुख मंदिर कहा जाता है क्योंकि इसमें भगवान आदिनाथ की 4 मुख वाली प्रतिमा स्थापित है, जो 4 दिशाओं में देख रहा है। स्थान की बात करें, यह पाली जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच मुहावरे का यानी इडियम का सही अर्थ पूछा गया था। इट इज इम्पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग हो जाएगा, यानी मुफ्त में कुछ भी प्राप्त करना असंभव है। इस मुहावरे का अर्थ है कि मुफ्त जैसी कोई चीज़ नहीं होता और हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होता है। ट्रू ब्लू का अर्थ क्या हो जाएगा? वफादार और सहायक होता है, यानी स्टे फास्टली लॉयल एंड सपोर्टिव हो जाएगा। यह भी मुहावरा था, यानी ईडीएम का प्रश्न दिया गया था। शरीर में पानी का अधिकांश अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। छोटी आंत की सतह पर लाखों छोटे उंगली जैसे उभार होते हैं, जिन्हें विली कहते हैं, जो सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। यही कारण है कि पिया गया 90% पानी यही खून में मिल जाता है। बड़ी आंत का काम बचे हुए कचरे से पानी की आखिरी बूंद को सोखना है, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। पेट की दीवारें एसिड को संभालने के लिए बना होता है, पानी सोखने के लिए नहीं। एक व्यक्ति जो एक सरल जीवन जीता है और विलासिता या भौतिक सुख सुविधाओं से बचता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे वो तपस्वी यानी एसेटिक कहा जाता है। ये भी जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश का प्रश्न था। एक व्यक्ति जो गंभीर आत्मानुशासन का अभ्यास करता है, उसे सभी प्रकार के भोग्य विलासिता से परहेज हो करता है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। बात करें तराइन के 2 प्रमुख युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। द्वितीय युद्ध जो है 1192 में, इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। भारत में जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की गणना कौन सा संगठन करता है? एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। बात करिए, यह कार्य पहले सीओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता था, लेकिन 2019 में सरकार ने सीएसओ और एनएसओ को विलय करके एनएसओ का संगठन किया गया। फॉरगिव का विलोम यानी एंटोनिम पूछा गया तो लोथ हो जाएगा। फॉरगिव का अर्थ है किसी अपराध, गलती या त्रुटि के लिए किसी के प्रति क्रोधित या असंतुष्ट महसूस बंद करना। लोथ का अर्थ है किसी चीज़ के लिए तीव्र नापसंद या घृणा महसूस करना। ध्रुपद गायन की कितनी शैली है? 4 शैली है। ध्रुपद की 4 वाणी या शैली है, गहर वाणी, डागुर वाणी, खंडार वाणी और नोहार वाणी हो जाएगा। नॉमिनल जीडीपी गणना किस कीमत पर किया जाता है? चालू बाजार की कीमत पर होता है। नॉमिनल जीडीपी वस्तु और सेवाओं के वर्तमान मूल्य को दर्शाता है, इसमें महंगाई का समायोजन नहीं किया जाता है। अर्थशास्त्र में जीडीपी के 2 तरीके हैं। नॉमिनल जीडीपी जिसे चालू कीमत, यह वर्तमान वर्ष की कीमत पर मापा जाता है। इसमें महंगाई जुड़ा होता है, इसलिए इसे वास्तविक उत्पादन से ज़्यादा दिख सकता है। रियल जीडीपी की बात करिए, आधार वर्ष की कीमत पर मापा जाता है। यह महंगाई को हटाकर केवल वास्तविक उत्पादन वृद्धि को दिखाता है। गुरु नानक के दर्शन में किरत करना का सिद्धांत किस ओर से संकेत करता है? यह ईमानदारी से कड़ी मेहनत करके कमाना को संकेत करता है। गुरु नानक के दर्शन के 3 स्तंभ है जो जीवन जीने के आदर्श तरीके से समाहित करते हैं। नाम जपना यानी भगवान के नाम का जाप करना, किरत करना यानी ईमानदारी से कड़ी मेहनत करके कमाना, वंड छकना जो कुछ भी कमाया है उसे दूसरों के साथ साझा करना। उनके दर्शन में ओंकार भी उल्लेख है, जिसका अर्थ है ईश्वर एक है जिसका कोई रूप या आकार नहीं है, वह निर्णय व रहित है और किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड का कौन सा लोक संगीत प्रारंभिक रूप से पुरुष और महिलाओं के बीच प्रश्न उत्तर संवाद के रूप में गाया जाता है? चौपाती गाया जाता है। बात करिए, यह गीत उत्तराखंड के लोक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सामाजिक मेलजोल और मनोरंजन के माध्यम भी है। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। इस संघ की स्थापना दलितों के उत्थान और अस्पृश्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। तो ये दोनों शिफ्ट के जितने प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहाँ पर एग्जाम अपडेट, क्विज, पीडीएफ सारा मिलता रहता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।